एमएससी फाइनल एरिड क्लाइमेट का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आ गए हैं और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी तरफ अब हम लोग चलेंगे। पिछले टर्न पर हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो अलग अलग समीकरण दिए गए थे, इंडेक्स दिए गए थे, उसको हमने समझने का प्रयास किया था। कॉपन सिस्टम के बारे में, थॉर्नबेस सिस्टम के बारे में, वेंकटेश्वरलू के बारे में, कृष्णन के बारे में, और जो भी बातें हम लोगों को बताई गई, जो भी डाटा हमारे पास थे, उनके आधार पे उनको हमने समझने का प्रयास किया था। और ये हमारा अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अलग अलग जो पार्ट्स होंगे, जो फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ये है हमारा क्लाइमेट ऑफ राजस्थान डेजर्ट का तीसरा वीडियो, जिसके बारे में आज हम देखेंगे कि हमारे यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के पीछे मेन रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हमारे साथ होता है, क्यों हमारे यहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। हमारे राजस्थान का अगर हम मैप देखें, जो कि अगले स्लाइड में आप देखोगे, अरावली पर्वतमाला है, अरावली की जो पहाड़ है, पर्वत में श्रृंखलाएँ हैं, उसने राजस्थान को दो भागों में डिवाइड किया है। एक जो कि नॉर्थ वेस्ट है, जो कि 3/5 भाग है, और एक है साउथ ईस्ट, जो कि 2/3 भाग है। कहने का मतलब ये हुआ 40 और 60। जो साउथ ईस्ट है वो 40% है और जो नॉर्थ वेस्ट है वो 3/5 यानी 60% है। इसका मतलब ये हुआ कि 60% पार्ट पर रेगिस्तान पाया जाता है और 40% पार्ट है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर है। और इस काम को करने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाती है वो अरावली की पर्वतमाला है। और ये कहाँ से होकर निकलती है वो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हो। हरे रंग के जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर की जो अरावली, जिसमें नीचे नाम भी लिखा हुआ है, अरावली ने राजस्थान को डिवाइड कर दिया है। अरावली ग्रीन पार्ट के नीचे वाला जो पार्ट है ये है आपका 40% और ऊपर वाला जो येलो वाला पार्ट है ये है आपका 60%। डियर फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला जो येलो वाला पार्ट है ये है आपका नॉर्थ वेस्ट और नीचे वाला पार्ट है वो है साउथ ईस्ट पार्ट। तो जो ऊपर वाला पार्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स, ये है हमारा रेगिस्तान जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। और एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। तो प्रकृति ने हम लोगों को डेजर्ट में रहने के लिए ही पैदा किया है, ऐसा मैं बार बार कहता हूँ। और ये जो अरावली पर्वतमाला है वो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि गुजरात तट से और महाराष्ट्र जो अरब सागर है वहाँ से जो मानसूनी हवाएं उठती है वो इस अरावली रेंजेस से टकराकर यहीं बरस जाती है और हमारे से तक ये नहीं पहुँच पाते हैं। और ज़्यादा शक्तिशाली जो होते हैं वो बादल हमारे से ऊपर होकर हिमालय से टकराकर बरसते हैं, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बरसात होती है और हम लोग देखते ही रह जाते हैं क्या से क्या हो गया देखते देखते। डियर फ्रेंड्स, यही बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो रेगिस्तान में रहते हैं उसको अरावली पर्वतमाला ने दो भागों में या 60 और 40 में डिवाइड करने का प्रयास किया। ये देखिए आपके सामने जो जियोग्राफी का एक जो मैप है उसमें देखिए जो 60% वाला पार्ट था उसमें मुख्य रूप से अगर हम ऊपर से चलेंगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, ये सारे पार्ट्स आते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट था 40%, जिसमें मुख्य रूप से अगर मैं नाम लूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारा, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो दूसरे वाले पार्ट में आते हैं। निश्चित रूप से जब वहाँ पर बरसात अच्छी होती है तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हम लोगों से काफ़ी बेटर होगी और हम लोग जो रेगिस्तान में रह रहे हैं पानी के लिए तरसते रह जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी का कोई सोर्स नहीं है। नॉर्थ वेस्ट के बारे में यही बात यहाँ पर बतलाई गई है कि यहाँ पर हमारी जो मिट्टी है वो सैंडी सॉइल होती है, बरसात कम होती है, पानी की जो वाटर टेबल है वो काफ़ी डीप होती है। हमारे यहाँ पर न तो कोई रिवर है न हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट है। कहने को हमारे यहाँ पर लूनी नदी पाई जाती है जो कि केवल नाम मात्र की है, केवल बरसाती नदी है। ये पुष्कर से निकलती है, अजमेर के पास पुष्कर, धार्मिक नगरी पुष्कर है, वहाँ के नागा पहाड़ियों से निकलती है
और ये लूनी जो एक जगह का नाम है, विलेज का नाम है, जोधपुर से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, और वहाँ से होती हुई ये गुजरात की तरफ चली जाती है, रन ऑफ कच्छ की तरफ चली जाती है। तो लूनी नदी मुख्य रूप से इस वेस्टर्न पार्ट से निकलती है, लेकिन बरसाती नदी होने के कारण से इसका कोई ख़ास फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं होता है, और ये जो हमारा एरिया है वो लेस प्रोडक्टिव है। उसके बाद में हम दूसरे एरिया की बात करते हैं, जिसको कि हम लोग साउथ ईस्ट पार्ट के नाम से जानते हैं। ये रीजन है वो फर्टाइल रीजन है, बरसात ज़्यादा होती है, और यहाँ पर चंबल नदी और बनास रिवर है वो यहाँ पर मुख्य रूप से बहती है। और ये वो एरिया है जो आगे राजस्थान के आगे मध्य प्रदेश के साथ लगता है। तो चंबल और बनास है वो राजस्थान और बनास के अंदर दोनों जगह पर ये बहती है, और वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रॉस्परस बनाने का काम करती है। चंबल के बारे में हम लोग ने काफ़ी सुना है, चंबल के जंगल भी वहाँ पर है, और वहाँ पर पानी होने के कारण से ये जो रीजन है वो मुख्य रूप से फर्टाइल है, रीजन है वो होता है। उसके बाद में अब हाथ आते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मुख्य जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में वन बाय वन करके हम लोग बात करेंगे। और हमारी शुरुआत होगी निश्चित रूप से पानी से, क्योंकि पानी है तो जीवन है। पानी अगर जहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पर जीवन की शुरुआत है वो हो जाती है। तो पहला जो फैक्टर हमारा होगा वो रेनफॉल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण जिसके माध्यम से हम लोगों को पानी की उपलब्धता होती है, रेनफॉल। रेनफॉल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग जानते हैं, और बहुत छोटी क्लास से हम लोग उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, पानी है तो जीवन है। नंबर 1 में भी मैंने यही पॉइंट आपके लिए लिख रखा है, जो कि लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होता, लोग प्लांट्स नहीं होते, क्रॉप नहीं होती, और क्रॉप नहीं होती तो शायद हम लोगों को अनाज नहीं मिल पाता, और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। और 90% जो बरसात है वो हमारे रेगिस्तान में मॉनसून पीरियड में आती है, और केवल 5 से लेकर 10% बरसात है वो सर्दी के मौसम में आती है। सोइल के लिए मुख्य सोर्स है ये मिट्टी के पानी के लिए। अगर पानी आ गया तो मिट्टी से हम लोग सोना उगल सकते हैं, हमारी क्रॉप है वो बहुत अच्छी हो जाती है, वनस्पति रिच हो जाती है। लेकिन पानी का होना ज़रूरी है। पानी ही इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन, एवोपोट्रांसपायरेशन, कितना पानी आया और कितना पानी उड़कर जा रहा है, किस पर्टिकुलर जगह पर कितनी बरसात हो रही है, वो वहाँ की वनस्पति के मेकअप को या वनस्पति के जो टाइप है उसका निर्धारण करता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अगर पूरे साल भर बारिश अगर होती है तो वहाँ की जो वनस्पति है वो निश्चित रूप से एवरग्रीन होगी, पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था। और हमारे यहाँ पर बरसात नहीं होती है तो हमारे यहाँ पर जीरोफिटिक टाइप के वेजिटेशन या शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स हैं, जिनको कि हम एफिमिरल्स के नाम से जानते हैं, वो होती है। और यही बात है वो 6 नंबर पॉइंट में आपके लिए लिखा गया है कि यहाँ की जो वनस्पति होती है पानी की कमी के कारण से जीरोफिटिक होती है। और बरसात का मापन हम जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करते हैं उसको हम रेन गेज मीटर के नाम से जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, विश्वास एंड राव 2 वैज्ञानिक हुए हैं। 1953 में उन्होंने एक रिसर्च करके एक अपना पब्लिकेशन किया, एक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया, और बरसात के आधार पे हमारे एरिया को 3 भागों में डिवाइड किया। एक वो एरिया जहाँ पर 5 से लेकर 10 इंच बरसात होती है, जैसलमेर और बाड़मेर। जहाँ पर 10 से लेकर 20 इंच बरसात होती है, जोधपुर और बीकानेर। वो एरिया जहाँ पर 20 से लेकर 30 इंच बरसात होती है, जयपुर, उदयपुर, अलवर। निश्चित रूप से जो 3 नंबर वाला एरिया है, जो पार्ट है, वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन होगा, क्योंकि वहाँ पर बरसात है वो बहुत ज़्यादा होती है। और नंबर 1 है वहाँ पर सबसे कम बरसात होती है। कृष्णन और थानवी 1977 में 2 वैज्ञानिक हुए हैं, और उन्होंने एक सर्वे टाइप का रिसर्च किया। उन्होंने मौसम विभाग से 1901 से लेकर 1970 तक के जो मौसम विभाग से बरसात के डाटा कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद में जो निष्कर्ष निकाला वो अगले स्लाइड में आपके सामने आएगा। हमारा पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर 1901 से लेकर 1970 तक कितनी बरसात हुई है वो डाटा के आधार पे क्लाइमेटिक कंडीशन को बताने का प्रयास किया गया।
और देखिए एक तरफ है वो प्लेस है, दूसरी तरफ मीन एनुअल रेनफॉल है कि औसत रूप से हमारे यहाँ पर कितनी बरसात होती है। बाड़मेर में 267.7, बीकानेर में 293.7, चूरू में 366.3 और इसी तरह से डीडवाना, गंगानगर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, लाठी लाठी है वो बाड़मेर का एक विलेज है, लूनकरणसर, नागौर, पचपदरा और सीकर। इसमें आप देख सकते हो कि जो जैसलमेर है 185, कहने का मतलब सबसे कम बरसात है वो जैसलमेर में है। उसके बाद आप बाड़मेर देख सकते हो, बीकानेर देख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि 70 साल के जो डाटा थे उसके आधार पे एक कंपेरेटिव अकाउंट है वो कृष्णन और थानवी के द्वारा बनाने का प्रयास किया गया है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कहने को हमारे यहाँ पर जो मानसून है वो जून के एंड में आता है या जुलाई के शुरू में आता है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको के लिए लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर ये 10 और 15 जुलाई के आसपास आता है और 7 सितंबर तक ये रहता है। कहने को 50 से 60 दिन तक मानसून रहता है, लेकिन हम जानते हैं कि 50 और 60 में से अगर एक एक जीरो हटा दिया जाए तो 5 और 6 रहता है। 5 और 6 भी दफ़ा भी अच्छी बरसात हमारे एरिया में नहीं होती है, तभी हमारे यहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जो ड्राउट्स है वो राजस्थान में ज़्यादा है, उसका स्तर है वो ज़्यादा है ईस्टर्न राजस्थान के मुकाबले में। इसलिए हमारे यहाँ पर डेजर्टिक कंडीशन, रेगिस्तान की कंडीशन है वो पाई जाती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जिसको हमने रेनफॉल के आधार पर जाना। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बरसात होगी, पानी होगा तो लाइफ होगी, अन्यथा लाइफ नहीं होगी। सब कुछ पानी के ऊपर निर्भर रहता है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो है हमारा ह्यूमिडिटी, नमी। अगर वातावरण में नमी है तो ये भी पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे कि हम कहते हैं अगर थोड़ी सी भी होगी तो निश्चित रूप से प्लांट को सरवाइव करने में मदद मिलेगी। डूबते को तिनके का सहारा, यही बात यहाँ पर लागू होती है। वातावरण में नमी है तो जो मिट्टी होगी वो निश्चित रूप से थोड़ी सी ठंडी रहेगी और ये ठंडी मिट्टी है वो प्लांट को सरवाइव करने में उसकी हेल्प करती है। दूसरे शब्दों में अगर हम ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो किन शब्दों में करेंगे? वातावरण में जो अदृश्य रूप में पानी की उपलब्धता है उसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं और यही बात है वो पॉइंट नंबर 1 में कही गई है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर एक पॉइंट लिखा हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मीनिंग ये होता है कि वातावरण में एक्चुअल में कितनी नमी है और वातावरण को सैचुरेट करने के लिए और कितनी नमी की आवश्यकता होगी। इन दोनों के बीच का जो अनुपात है उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, वातावरण में 40% ह्यूमिडिटी परसेंट है और सेचुरेशन 100 पे होता है, तो 40 से लेकर 60 तक जो बीच का अनुपात, 40 से लेकर 100 तक का बीच का जो रेशियो हुआ उसी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। और यही बात है वो लिखा हुआ है। और एक बात और लिखी हुई है यहाँ पर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर है वो ह्यूमिडिटी को प्रभावित करती है। अगर वातावरण में टेम्परेचर ज़्यादा है ह्यूमिडिटी कम होगी, टेम्परेचर कम है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर का मेंशन होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमिडिटी को जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से हम मापन करते हैं उसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी पर्टिकुलर जगह की ह्यूमिडिटी का मापन कर सकते हैं। उसके बाद में एक शब्द आया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है एक्चुअल में उस पर्टिकुलर जगह पर कितनी ह्यूमिडिटी परसेंट है। मिनिमम निश्चित रूप से ये हॉट सीजन में होगी, जो मौसम हमारा गर्म होता है मई और जून के अंदर, और मैक्सिमम है वो मानसून में होगी। अगर हम सर्दी के मौसम की बात करते हैं, दिसंबर और जनवरी में ये 50 से 60% होती है मॉर्निंग में, और दोपहर में जब सूर्य देवता निकल कर आ जाते हैं अपनी पूरी तेज़ी के साथ में तो 25 से 35 तक रह जाती है। और गर्मी के दिनों की बातें हम करेंगे तो मॉर्निंग में ये 35 से 60% होती है और आफ्टरनून होते होते ये 10 से 30% पे आ जाती है, क्योंकि सूर्य देवता अपनी पूरी चमक पे होते हैं, कोई नहीं रोक पाता है उनको, इसलिए ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है। और जैसा कि हमने कहा मॉनसून में होती है, और मॉनसून का मतलब जुलाई में, और जुलाई में हायर वैल्यू ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि जुलाई में बरसात होती है और बरसात होने के कारण से ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करने का काम करते हैं?
पहले फैक्टर में आपको बताया गया, कारण में बताया गया है सोलर रेडिएशंस। अगर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसा कि मई जून में, ह्यूमिडिटी निश्चित रूप से कम होगी। बरसात के दिनों में पानी की उपलब्धता हो जाती है और सूर्य की जो तेज़ी है वो भी कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और दिसंबर और जनवरी, जब सर्दी का मौसम हमारे यहाँ पर रहता है, सूर्य देवता की किरणें इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाती है इतनी सर्दी होने के कारण से, तो निश्चित रूप से ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होती है। नंबर 2, टेम्परेचर, जो कि पहले वाले पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ है। टेम्परेचर डायरेक्टली ह्यूमिडिटी को प्रभावित करने का काम करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी। टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, इसलिए इस चीज़ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज़्यादा, ह्यूमिडिटी कम, उल्टा है यहाँ पर। और तीसरी बात, जो एल्टीट्यूड है, प्लेन से लेकर अगर हम पहाड़ों पे जाते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों पे हम जाते हैं, तो ह्यूमिडिटी है वो प्रभावित होती है। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई से मतलब है। और पहाड़ों पे जब हम जाते हैं, नमी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। प्लेन के मुकाबले में, समतल के मुकाबले में पहाड़ों पर नमी है वो निश्चित रूप से ज़्यादा होती है। और 4 नंबर पे जो बताया गया है, हवा में पानी का स्टेटस या लेवल क्या है, वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर हवा में पानी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। हवा में पानी कम है, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो कारण हैं, कारक है या फैक्टर्स है, वो आपको बताए गए हैं। अब अगले वाले स्लाइड में आप देख रहे हैं ये किस प्रकार से प्रभाव डालती है, इसका क्या प्रभाव होता है। जब वातावरण में नमी होगी, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जो लाइट है, जो प्रकाश है, उससे हमें ज़्यादा जलन नहीं होगी, हमारी स्किन ज़्यादा नहीं जलेगी, क्योंकि नमी के कारण से उसकी जो प्रभाविता है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है। इसलिए हमें उतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है। नंबर 2 के अंदर बताया गया है कि सोइल मॉइस्चर का एक सोर्स के रूप में काम करती है। डूबते को तिनके का सहारा, जो मैंने शुरू में कहा, अगर थोड़ी बहुत नमी होगी, निश्चित रूप से प्लांट के लिए वो फेवरेबल होगी। नंबर 3, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन की रेट को प्रभावित करने का काम करती है। वातावरण में नमी कम होती है, ट्रांसपायरेशन की रेट ज़्यादा हो जाती है। वातावरण में नमी कम है, ट्रांसपायरेशन की रेट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सेचुरेशन करना है वहाँ पर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली जो बात हम लोगों ने की थी, वो चीज़ है वो यहाँ पर हमें बतानी पड़ेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट से निकलने वाला जो पानी है, वो डायरेक्टली ह्यूमिडिटी से कंट्रोल होता है और वो पर्टिकुलर रीजन में वनस्पति के मेकअप को प्रभावित करने का काम करता है। डियर फ्रेंड्स, कहने को ह्यूमिडिटी है, केवल नमी है, और उसके बावजूद भी वो कितना प्रभावशाली अपना प्रभाव डाल रही है, इफ़ेक्टिवली अपना इफ़ेक्ट डाल रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और जैसा कि हमने कहा, सर्दी के दिनों में और बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और गर्मी के दिनों में कम होती है। और गर्मी और सर्दी और बरसात में भी जब हम देखेंगे, तो मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज़्यादा होती है, इवनिंग में 2 नंबर पे होती है, और दोपहर में सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य देवता अपनी पूरे तेज़ी के साथ चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो जो वैल्यू है वो काफ़ी है वो कम होती है। ये आपका तीसरा वीडियो था जिसमें हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक को अब हम और आगे बढ़ाते चलेंगे। थैंक यू।